प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान लगा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। आज हम बात करेंगे, कल की बात से ही आगे शुरू करेंगे। कल हमने बात की थी व्याकरण किसे कहते हैं और वर्ण विचार, वाक्य विचार, पद विचार, शब्द विचार, इनके बारे में हमने बात की थी। आज हम इन सब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण। व्याकरण का मुख्य कार्य भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करना है। व्याकरण के बारे में हमने कल भी बात की थी, आज भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्याकरण का काम है नियमों का संकलन करना, नियमों को बनाना नहीं बल्कि उनको संकलन करना है और भाषा के शुद्ध रूप पर बल देना है। भाषा के नियमों को स्थिर रूप देना, स्थिर मतलब बदले नहीं हो, बार बार ना बदले, यह काम व्याकरण का मुख्य कार्य है। कल हमने बात की थी कि व्याकरण के 4 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। आज हम उन सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। वर्ण विचार। उच्चारण और वर्तनी का गहरा संबंध है। उच्चारण का अर्थ है बच्चों बोलना, जो हम बोल रहे हैं, और वर्तनी का अर्थ है लिखना। हिंदी भाषा मुख्य रूप से उच्चारण पर ही निर्भर करती है, उच्चारण ही उसका मूल आधार है। हिंदी भाषा में जो हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं उसके अनुसार ही हम लिखते हैं, और जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम उसको पढ़ते हैं। इसमें कोई भी अंग्रेजी भाषा की तरह कोई भी साइलेंट वर्ड नहीं है, जो हमें दिख रहा है उसका वैसा ही हम उच्चारण करते हैं। इसलिए उच्चारण और वर्तनी का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर उच्चारण में हमारे में अशुद्धता है तो हमारा लेखन भी अशुद्ध हो जाता है। भाषा के अंतर्गत कुछ ध्वनियां स्वीकृत करके उनके निश्चित चिन्ह किए गए हैं, जिसको हम वर्ण कहते हैं, जिनके बारे में हमने कल भी बात की थी कि जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है जो हम मुख से उच्चारित करते हैं। और वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए कहा है बिल्कुल सबसे छोटी इकाई है, उसको हम कहते हैं वर्ण। अगला बिंदु है हमारा वर्णमाला। वर्णों के क्रमिक, क्रमिक का अर्थ है नंबरवार, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। क्रमिक रूप में व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ये हमारी वर्णमाला, हिंदी भाषा की वर्णमाला अ से लेकर ह तक है। इस वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है और 2 अयोगवाह हैं। कुल मिलाकर हो गए 11 + 33 + 2 = 46 वर्ण। इन सबके बारे में हम विस्तार से अभी जानेंगे, ठीक है। वर्णमाला में हम देखते हैं कि ए से लेकर मैं तक सारे वर्णों का एक समूह है। जैसे हम माला पहनते हैं, उस माला में अलग अलग मोती एक धागे में गूंथे होते हैं, बंधे होते हैं, ऐसे ही हमारी हिंदी की ये वर्णमाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। उच्चारण। उच्चारण का अर्थ है बोलना, जो हम मुख से बोल रहे हैं उस उच्चारण के आधार पर हम हिंदी भाषा की वर्णमाला को 2 भागों में बांटते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। जो हम उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके आधार पर ही ये वर्गीकरण किया गया है। इन दोनों को मिलाकर तो हम वर्ण कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर तो हम वर्ण कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर ही हमारी वर्णमाला बनती है। परंतु ये 2 वर्गीकरण अलग अलग क्यों किया गया, इसका कारण है उच्चारण। उच्चारण अर्थात बोलने का तरीका, बोलने के ढंग के आधार पर ही ये उच्चारण, ये दोनों का विभाजन किया गया है। चलिए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्वर की। जैसे कि हमने अभी बताया था कि उच्चारण के आधार पर ही हिंदी भाषा की वर्णमाला को 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारी हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है, और जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो ध्वनि हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली प्राणवायु, प्राणवायु का अर्थ है बच्चों हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि या आवाज या हवा जो निकलती है, उस निकलती हुई हवा पर ही हम अक्षरों का, वर्णों का उच्चारण करते हैं। किसी प्रकार का अवरोध नहीं आता। अवरोध का अर्थ है किसी भी प्रकार का उच्चारण इन वर्णों का
करते समय हमारे मुख में अवरोध, रुकावट नहीं आती है और इसीलिए इन्हें स्वर कहते हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इसका अर्थ है बच्चों कि और किसी वर्ण की सहायता के बिना ही हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, स्वरों का उच्चारण करते हैं। किसी अन्य वर्ण की सहायता इनके उच्चारण में हमें नहीं लेनी पड़ती है। चलिए देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। इनमें से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो री है, ये री हमारा संस्कृत भाषा का एक स्वर है और हिंदी भाषा में जो तत्सम शब्द हैं हमारे, उन्हीं में इसका प्रयोग होता है। जैसे हमारा शब्द है मृग। ठीक है, तो चलिए अब हम इन स्वरों के बारे में देखते हैं। ये जो हमारे स्वर हैं ये मात्रा के रूप में भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इन स्वरों की मात्रा भी हम देख लेते हैं। इस अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यह हर व्यंजन में, हर में तो नहीं, कुछ व्यंजनों को छोड़कर सभी में खड़ी पाई के रूप में विद्यमान होता है। जैसे हम इसमें देखते हैं क, म। इन क और म, इन दोनों ही वर्णों में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु इस खड़ी पाई के रूप में अ यहाँ पर शामिल है, इसलिए अ की कोई अलग से मात्रा नहीं होती है। दूसरा है हमारा आ की मात्रा के रूप में हमारा है खड़ी पाई। ई, ये इसकी मात्रा है, चिन्ह है मात्रा का। ई, ये इसकी मात्रा है। उ, ये मात्रा। उ, इसकी मात्रा। री की मात्रा है ये। ए, ओ और औ। इस प्रकार बच्चों हमारे स्वरों की संख्या है 11 और उनकी मात्राएं हैं 10, क्योंकि हमारी ए की कोई मात्रा नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए बच्चों कि हमारे स्वर की संख्या है 11 और मात्राएं हैं हमारी 10। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम इन मात्राओं के अनुसार उच्चारण करके आपको बताते हैं, क्योंकि उच्चारण के पर ही हमारी हिंदी भाषा आधारित है। अगर हमारा उच्चारण ही गलत होगा तो हमारी पूरी भाषा गलत हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं क, म, दोनों में ही ए की मात्रा लगी हुई है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ए है इनमें, तो इसलिए इसका उच्चारण होगा कम। यहाँ पर हम आ की मात्रा देख रहे हैं, इसका उच्चारण होगा काम। दिन, दीन, रुक, रूपा, मृग। जैसा कि अभी मैंने बताया, ये री की मात्रा है और हिंदी भाषा में जो संस्कृत से शब्द आए हैं, तत्सम शब्द आए हैं, उन्हीं में ये मात्रा हमें दिखाई देती है। मृग, केला, कैसा, ओस, और। उम्मीद करती हूं कि उच्चारण आपको समझ में आ गया होगा कि किस मात्रा को हमने कैसे उच्चारण करना है। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, जब हम भाषा सीखते हैं, हिंदी भाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम स्वर ही सीखते हैं, स्वरों का ही हम उच्चारण करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जब एक छोटा बच्चा होता है, वो कुछ कुछ शब्द, अस्पष्ट शब्द, ध्वनियां मुख से निकालता है। हम कई बार कह देते हैं कि बच्चा जो है माँ का उच्चारण करता है, माँ सबसे पहले बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ शब्द का उच्चारण करने के लिए हमारे पूरे मुख तंत्र को विकसित होना पड़ेगा। बच्चा सबसे पहले स्वरों का ही उच्चारण करता है, बोलता है। आ उ की ही अस्पष्ट सी ध्वनियां उसके मुख से निकलती हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने बताया कि स्वर का उच्चारण करते समय मुख से जो वायु है, हवा है, वो बिना किसी रुकावट के निकलती है। आप चाहें तो इन सब का उच्चारण करके भी हम देख सकते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने बचपन में अपनी कक्षाओं में पढ़ा था अंग और अह, लेकिन बच्चों
ये दोनों स्वर में शामिल नहीं है। इस अनुस्वार को देखें हम, अंग कहते हैं हम इसको। इसकी जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे नाक से निकलती है, नाक से इसका उच्चारण हम करते हैं। और जो हमारे व्यंजन हैं उनमें हर वर्ग का जो पंचम अक्षर है वहां पर इसको ले लिया गया है और वहां पर ही इसका हम उच्चारण करते हैं। विसर्ग अह, इस विसर्ग का प्रयोग भी संस्कृत भाषा में ही होता है, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया है मैंने कि हिंदी भाषा उच्चारण पर ही आधारित है, इसीलिए स्वरों के भी भेद हैं। हमने स्वर की परिभाषा अभी पढ़ी थी कि स्वर का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो निर्बाध निकलती है, बिना किसी रुकावट के निकलती है। तो इस उच्चारण के आधार पर भी स्वरों के भी 3 भेद हैं। पहला भेद है हृष स्वर। हृष स्वर, इन स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है और इन स्वरों का उच्चारण करने में मुख से जो ध्वनि निकलती है उसकी बहुत कम समय लगता है। और ये मूल स्वर हमारे हैं अ, ई, उ और री। इनकी संख्या है सिर्फ 4। दूसरे स्थान पर है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ शब्द का ही अर्थ है अधिक। दीर्घ स्वर इन स्वरों का उच्चारण करने में अर्थात इन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय इन वर्णों का उच्चारण करने में लगता है। दीर्घ स्वर में है हमारे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इन स्वरों की संख्या है 7 और इन स्वरों को संधि स्वर भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि दीर्घ स्वर कौन सा है और संधि स्वर कौन सा है, तो बच्चों यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दीर्घ स्वर भी यही है और संधि स्वर भी इन्हीं 7 स्वरों को कहा जाता है। अगला हमारा है प्लुत। प्लुत स्वर, ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय इनमें लगता है और इन स्वरों को प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम, तो यहाँ पर आपने देखा होगा लिखे हुए यहाँ पर 3 जैसी आकृति बना देती। इसका अर्थ है कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना या उससे ज्यादा इसमें उच्चारण में समय लगता है। प्यारे बच्चों, ये जो प्लुत स्वर हैं ये मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, परंतु हिंदी भाषा भी संस्कृत भाषा से ही बनी है, इसलिए संस्कृत के कुछ शब्द हम हिंदी में भी प्रयुक्त करते हैं, वहां पर हम इन प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको स्वर के तीनों भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से हम इनका अभ्यास कर लेते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर अ, कम, काम। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप अपने आप भी बोलकर देख सकते हैं कि कम और काम, इस ऐसे यहां पर आ में दुगुना समय लग रहा है। जैसे ई, दिन और दीन, सुन, सूना, और बाकी तो सारे दीर्घ स्वर के ही उदाहरण हैं। प्लुत में हम देखते हैं ओम, या हम किसी को जोर से पुकारते हैं राम, महेश, तो वहां पर भी हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूं कि आज आपको स्वरों के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। स्वरों के क्या क्या भेद हैं, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सबको आप कॉपी में लिख भी लें और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लें, अभ्यास भी कर लें, जो जो मैंने उदाहरण आपको बताए हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम
व्यंजन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।